बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना और आज हम एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स में ये देख रहे हैं कि जो एलसीज़ होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, कैसे ओपन की जा सकती हैं और ये कैसे ऑपरेट या वर्क करती हैं। एलसीज़ के प्रोसेस को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो बेसिक टाइप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज़ की जाती हैं फॉर द पेमेंट पर्पज़, वही एलसीज़ टाइप्स जो हैं डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इट्स कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली टाइप आ रही है वो आ रही है जी रिवोकेबल। रिवोकेबल एलसी जो है ये एक्सपोर्टर के रेफरेंस से इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पोर्टर होता है या जो बायर होता है वो किसी भी वक्त इसको कैंसिल कर सकता है। यानी जो इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक कौन सा होता है जी? जो इम्पोर्टर का बैंक है। और ये विदाउट एनी इंटीमेशन जो है वो, यानी कि एक्सपोर्टर को वो कोई इंटीमेशन नहीं आनी और जब चाहे वन साइडेड एलसी कैंसिल कर दी। ये बहुत रिस्की है पेमेंट प्रोसेस। आपने कभी भी एक्सपोर्ट करते हुए रिवोकेबल एलसी के ऊपर एग्री नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कि आपने गुड्स शिप कर दी हो और गुड्स आधे रास्ते पे हो और वो आपका जो इम्पोर्टर है या कस्टमर है या उसका जो बैंक है वो बगैर किसी भी रीज़न से आपकी एलसी कैंसिल कर सकता है। तो आपको ये मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर किसी भी जगह पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूजुअली वो रिवोकेबल एलसी ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी ट्रेड करते वक्त आपने ये ध्यान रखना, अगर कोई भी बायर या इम्पोर्टर आपको ये कहे जी हम आपको रिवोकेबल एलसी ऑफ़र करते हैं, तो आपने रिवोकेबल एलसी के ऊपर एग्री बिल्कुल नहीं करना। इट्स मोस्ट रिस्कीस्ट पेमेंट प्रोसेस जिसमें आपकी पेमेंट मर सकती है। तो आपने इंतहाई एहतियात करनी है। अगर आपको कोई फर्दर रहनुमाई या गाइडेंस चाहिए हो तो ग्लोबल ग्रोथ गुरुज @yahoo.com पे आप 24/7 ईमेल करके हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इर्रिवोकेबल एलसी जो है ये रिवोकेबल एलसी से ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन है। अगर इर्रिवोकेबल ऑप्शन पे कोई पर्सन आपको एग्री कर रहा है तो आप उस पर एग्री हो सकते हैं। इर्रिवोकेबल एलसी के अंदर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है एक्सपोर्टर के लिए। अगर इर्रिवोकेबल एलसी को कोई कैंसिल करेगा या आपका कोई इशूइंग बैंक या इम्पोर्टर या बायर कैंसिल करेगा तो उसमें आपकी राय और आपके बैंक की राय शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बायर के दरमियान और उसके जो इशूइंग बैंक है, एक्सपोर्टर जो कन्फर्मिंग बैंक है या एक्सपोर्टर है, तो देन ये एलसी कैंसिल हो सकती है। अदरवाइज़ ये एलसी कैंसिल नहीं हो सकती। और जो एग्रीड टर्म्स ऑफ पेमेंट एलसी के अंदर मेंशन की गई हैं, अगर वो मेट हो रही हैं और वो फुलफिल हो गई हैं तो फिर ये एलसी जो है ये रिलीज़ कर दी जाती है, आपको पेमेंट जो है वो मिल जाती है। तो ये एलसी कंपैरेटिवली सेव पेमेंट ऑप्शन है और सिक्योर पेमेंट ऑप्शन है इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी। अब मैं बात करूं कंफर्म्ड एलसी की। कंफर्म्ड एलसी जो है ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है। देखें ये जो इर्रिवोकेबल होती है ना, इसमें जो हमें गारंटी मिलती है वो इशूइंग बैंक की तरफ से मिलती है। अगर खुदा न खास्ता इशूइंग बैंक के साथ या उस कंट्री के साथ कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया या वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई है और ये जो इशूइंग बैंक है ये इंश्योर नहीं कर पा रहा कि आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं, तो इस केस में आपके पास ये जो कंफर्म्ड एलसी होती है ये होती है कि जो इशूइंग बैंक है यानी जो इम्पोर्टर का बैंक है और जो एक्सपोर्टर का बैंक है, इसमें दोनों बैंक जो हैं वो गारंटी दे रहे होते हैं एक्सपोर्टर को कि भाई आपकी पेमेंट आपको जो एलसी के अंदर टर्म्स कंडीशन है उनको जब आप फुलफ़िल करेंगे तो आपको पेमेंट 100% मिलेगी। तो ये कंफर्म्ड एलसी जो है इसमें दो बैंक आपको गारंटी दे रहे होते हैं, इम्पोर्टर का बैंक भी और एक्सपोर्टर का बैंक भी। तो बेहतर और मोस्ट सिक्योर ऑप्शन ये है कि आप कंफर्म्ड एलसी के ऊपर अपने इम्पोर्टर को और बायर को एग्री करवाएं। यूसेंस एलसी जो ये भी एक सिक्योर पेमेंट है, लेकिन ये ऐसे सिक्योर है कि इसमें प्री डिटर्मिन्ड एक फ्यूचर पीरियड जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसमें लाइक 30 दिन हो सकते हैं, 60 डेज़ हो सकते हैं और 90 डेज़ हो सकते हैं, 180 डेज़ हो सकते हैं। ये आप ऐसे ही समझ लें कि जब आप लोकल बिजनेस कर रहे होते हैं, आप लोकली किसी जगह से कोई मटेरियल बाय करते हैं या कोई गुड्स आप ख़रीदते हैं तो उससे आप एक क्रेडिट पीरियड ले लेते हैं।
अब क्रेडिट पीरियड होता है आपका वो सेम एज लाइक 60 डेज भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है, 90 डेज भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में यूएसएनएलसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसकी मदद से जो बायर होता है उसको एक क्रेडिट पीरियड दिया जाता है कि वो 60 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर, जितना बायर और एक्सपोर्टर के दरमियान एक पीरियड डिसाइड हो जाता है, अब उस डिसाइडेड पीरियड की बैंक गारंटी देता है। यानी जो इशूइंग बैंक है वो गारंटी देता है कि भाई ये जो 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ आप दोनों में डिसाइड हुए हैं, जब ये डेट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर 30 जून को एक शिपमेंट गई है, अब यहाँ पे 30 डेज़ का उनको टाइम दिया गया, उसमें 1 जुलाई से टाइम शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपका एक हो गए 31 डे प्लस 29 डे हो जाएंगे अगस्त के मंथ के, तो ये टोटल आपके 60 डेज़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 29 अगस्त को अगर इम्पोर्टर या बायर पेमेंट नहीं भी करता तो उसका बैंक आपको गारंटी देता है कि वो 29 अगस्त को आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देगा। तो इसको हम कहते हैं यूएसएनएलसी। ये बेसिकली फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड में कि जो बायर होता है उसने जो चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं उनको वो मार्केट में बेच के अपनी कैश फ्लो मेंटेन कर सके, एक्सपोर्टर है जो चीज़ें ली हैं उसको वो पेमेंट करके अपनी पेमेंट को सेटल डाउन कर सके। तो आजकल अमेज़ॉन के ऊपर जहाँ पे आपकी रेगुलर सप्लाई जारी होती है और आपका एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, बहुत सी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल और इसके अलावा जो हमारी होम अप्लायंसेस है, अगर उनको इंटरनेशनल लेवल पे कोई रेगुलर बायर मिल जाता है या रेगुलर इंपोर्टर मिल जाता है तो वो ऐसे इंपोर्टर जहां एक अच्छी जान पहचान हो और आप अपने बिजनेस के रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, तो वहां पे आप यूएसएनएलसी जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूएसएनएलसी जो है ये भी एक सिक्योर ऑप्शन है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आपको पेमेंट जो है वो 30 डेज़ 60 डेज़ के बाद मिलेगी, जो भी आपका पीरियड जो है वो डिसाइड होगा। एलसीज किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड में काम करती हैं और कौन सी एलसी का क्या फंक्शन होता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एट द टाइम ऑफ डीलिंग अपने बायर से, अपने कस्टमर क्लाइंट से कॉन्फिडेंस के साथ डील कर सके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एलसी एट साइड जो है ये किस तरह फंक्शन करती है। नॉर्मल एलसी में ये होता है कि जो एलसी के अंदर टर्म्स कंडीशन है वो फुलफ़िल की जाती हैं, यानी चीज़ों की शिपमेंट की जाती है, उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होती है या इंस्पेक्शन होती है, फिर जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव होता है इशूइंग बैंक वो भी इंश्योर करता है कि जो भी एलसी के अंदर या कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट टर्म्स थी और गुड्स की डिलीवरी क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस डिलीवर करने में वो सारे के सारे फॉलो किए गए हैं और वही एग्रीड शिपमेंट भेजी गई है जिसको एट द टाइम ऑफ परफॉर्मा इनवाइस ऑफर किया गया था। तो उस सिनेरियो में क्या किया जाता है, फिर एलसी रिलीज़ कर दी जाती है। एलसी एट साइट में ये होता है कि जब आप गुड्स को शिप कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फौरी तौर पे बैंक को प्रेजेंट करें, यानी प्रूफ दे दे बैंक को कि भाई हमने शिपमेंट भेज दिया, ये है उसका बिल ऑफ लैंडिंग। जब आप बिल ऑफ लैंडिंग और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बैंक को प्रेजेंट कर देते हैं तो बैंक फौरी तौर पे आपकी एलसी को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड एलसी एट साइट। ये भी एक सिक्योर पेमेंट मेथड है अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्टर के नज़रिए से, लेकिन इस एलसी को इंपोर्टर डिस्करेज करता है। तो आपने विन विन खेलना, आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि आपका ही पूरे का पूरा जो बेनिफिट या रिस्क है वही सेव होगा तो ही आप बिजनेस करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक टिप है कि आपने विन विन सिचुएशन पे रहना होता है और आपने ट्रस्ट करना होता है। तो एलसी, कन्फर्म्ड एलसी और इर्रिवोकेबल एलसी जो है ये भी दोनों सिक्योर पेमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका का कोई छोटा मोटा कंट्री है जहाँ पे आप समझते हैं कि स्कैमर्स बहुत हैं और वो इस तरह कर सकते हैं कि आपकी एलसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एडवांस पेमेंट भी मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। यूएसएनएलसी भी जो है वो सिक्योर है। अगर आप कहीं पे आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है वो मिल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि अगले 1, 2, 3 साल तक आपकी रेगुलर सप्लाई जा सकती है, तो आप अपने बायर को खुद ही ऑफ़र करें
कि भाई हम आपको 30 डेज़ का या 45 डेज़ का 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं USNCL के थ्रू, और आपका जो इशूइंग बैंक है वो हमें गारंटी करेगा कि जब हम शिपमेंट भेज देंगे तो उसके 30 डेज़ बाद आप हमारी शिपमेंट को बेशक सेल आउट कर दें मार्केट के अंदर, और फिर जो है वहाँ से जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसमें से आप हमारी पेमेंट हमें कर दें और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लें। USNCL में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा मार्जिन भी आपको मिल जाता है, और आपको एक लॉन्ग टर्म जो है वो क्लाइंट या कस्टमर भी मिल जाता है। तो आई होप सो कि आपको LCs के फंक्शन बहुत अच्छी तरह पता चल गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप LC के बारे में डील कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी LC फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद मेरे पास LC ओपनिंग प्रोसीजर आ रहा है, जिसमें आप कांटेक्ट करें जब भी आप LC ओपन करना चाहते हैं। ये बेसिकली इंपोर्टर ने ही ओपन करनी होती है, तो इंपोर्टर को चाहिए कि वो अपने बैंक से कांटेक्ट करे, एप्लीकेशन LC की जो है उसको फिल करे, उसके अंदर पूरी डिटेल जो है वो इंश्योर करे, प्रोफॉर्मा इनवाइस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेलिवेंट टू ट्रांजैक्शन, उनको इस एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज्ड करे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये हर बैंक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ भी रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स सारे लिखे होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं LC ओपनिंग के लिए। फिर उसके बाद जो है वो अप्रूवल प्रोसेस आता है, फिर आप अपने बैंक को जो है वो फंड्स प्रोवाइड करें ताकि आपका बैंक जो है वो अपने पास फ़ंड रिज़र्व कर ले, और जब भी आपके LC ओपनिंग टाइम आएगा तो वो फ़ंड जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। शिपमेंट और डॉक्यूमेंट यानी शिपिंग डॉक्यूमेंट जो बिल ऑफ लैंडिंग है वो बेसिकली बैंक को प्रोवाइड करना होता है। ये कोर डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे बैंक ये डिसाइड करता है गुड्स हैं या जो कंसाइनमेंट है वो शिप कर दी गई है, लोड कर दी गई है, और कौन सी पोर्ट से लोड की गई है, कौन सी पोर्ट पे डिस्चार्ज हो, कौन सा कंटेनर है, ये पूरी डिटेल जो है कंटेनर नंबर तक जो है वो बिल ऑफ लैंडिंग के ऊपर मेंशन होती है, और प्रोडक्ट की भी कंप्लीट डिटेल जो है वो बिल ऑफ लैंडिंग के ऊपर मेंशन होती है। फिर पेमेंट टू बेनिफिशरी, जब ये डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग एज़ पर द LC टर्म्स कंडीशन वेरीफाई कर ली जाती है तो बैंक जो है वो बेनिफिशरी को पेमेंट रिलीज़ कर देता है। हाँ, अब हम ये प्रोसेस पूरे का पूरा एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको और समझ भी लेते हैं, ताकि जब भी हमने LC प्रोसेस करनी हो तो हमें ईजी हो हमारे लिए। तो ये इंपोर्ट के केस में आपने LC प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करना होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्री हो जाए, तो उसके बाद आपने एज ए इम्पोर्टर अप्लाई करना है बैंक में, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका बैंक जो है वो इशू कर देता है लेटर ऑफ क्रेडिट टू एडवाइजिंग बैंक या कन्फर्मिंग बैंक। ये कन्फर्मिंग बैंक जो होता है ये एक्सपोर्टर का बैंक होता है, एक्सपोर्टर के कंट्री का बैंक भी हो सकता है। तो जैसे ही इसको मिलती है LC, तो ये LC जो है फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ जो है वो एक्सपोर्टर को भेज देता है। अब एक्सपोर्टर जो है वो LC को वेरीफाई करता है कि LC के अंदर जो टर्म्स कंडीशन पेमेंट लिखी गई है वो वही पेमेंट है जो उसने एग्रीमेंट किया था अपने इंपोर्टर के साथ। अगर ये सारी चीज़ें फाइनल होती हैं और एग्री होता है एक्सपोर्टर, तो फिर वो क्या करता है, गुड्स को शिप कर देता है। गुड्स को शिप करता है वो इंपोर्टर को, और साथ ही नंबर 6 पे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है अपने बैंक को। अब इस वक्त वो कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा गुड्स शिपिंग के टाइम पे? वो गुड्स शिपिंग के टाइम पे बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो अपने बैंक को देगा कि ये जनाब बिल ऑफ लैंडिंग है। और बिल ऑफ लैंडिंग जो बेसिकली जो गुड्स की शिपमेंट होती है उसका एक एविडेंस होता है कि गुड्स को शिप कर दिया गया है। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे इशूइंग बैंक को। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक के पास आएंगे तो ये डॉक्यूमेंट भेज दिए जाएंगे इंपोर्टर को। इंपोर्टर को जब ये डॉक्यूमेंट भी भेज दिए जाएंगे और ये गुड्स भी रिसीव हो जाएंगी तो ये दोनों चीज़ों को इंपोर्टर वेरीफाई करेगा। अब इस वेरिफिकेशन के टाइम बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। अगर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो इंपोर्टर के ऊपर है। इंपोर्टर ने अच्छी तरह गुड्स को वेरीफाई करना है। गुड्स को वेरीफाई करने के बाद उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के बाद अपने बैंक को इंटीमेशन देनी है कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, एज़ पर द एग्रीमेंट मुझे चीज़ें मिल गई है, अब आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। तो इसके बाद जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा
और बेनिफिशरी को पेमेंट यानी कि एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाएगी। तो आई होप सो कि आपको एलसी की टाइप्स का भी पता चल गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड है टू ओपन द एलसी। तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके करेंगे और अपना जो रिस्क है वो आपने हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड पे सिर्फ अगर 100% अपना ही रिस्क सिक्योर करेंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। आपने अपने बायर का, इंपोर्टर का भी रिस्क सेव करना होता है, विन विन सिचुएशन में आपने काम करना होता है। तो प्लीज़ जाने से पहले ग्लोबल ग्रोथ गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।